हसदेव जो अरण्य है, जंगल भारत देश में पर्यावरण बचाने और पर्यावरण को बढ़ाने के लिए बहुत सारे कानून कायदे बनाए गए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर्यावरण के समृद्ध होने के बावजूद इस राज्य में एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है। हसदेव जो अरण्य है, जंगल, उनको उजाड़ने की एक कोशिश चल रही है और ये कोशिश सिर्फ एक पूंजीपति अडानी के जो चाहत है उसको पूरा करने के लिए, चाहे सरकारें कोई भी हों, इच्छा शक्ति मेरे ख्याल से किसी सरकार में दिखती नहीं है। मसला यहाँ पर यह पहुँच गया है कि हसदेव के जंगल लाखों पैमाने पे काटे जा रहे हैं और वहाँ पर बाकायदा प्रशासन की टीमें हैं और उन जंगलों को कौन आगे संरक्षित करेगा, इस पे कोई कार्य योजना नहीं है, कोई नीति नहीं है। बस ज़मीन से निकलने वाला एक सोना जिसकी चाहत और उस चाहत के पीछे बहुत बड़ी बड़ी चाहतें जुड़ी हुई हैं। उन सारे विषयों पे आज बात करने के लिए मेरे साथ में संतोष यादव, वरिष्ठ पत्रकार हैं और पर्यावरण बचाओ समिति में मेंबर हैं। ये जो हसदेव का अरण्य का जो विनाश हो रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये किसी की चाहत का विषय नहीं है। ये विषय है हमारी जो भौतिक सुविधाएं हम स्वयं में बढ़ा रहे हैं। हमको कोयला चाहिए, हमको तमाम सुविधाएं चाहिए। निश्चित रूप से हम लोग 1997 से पर्यावरण संरक्षण समिति चला रहे हैं और लगातार ये लोगों को प्रयास जागरूक करते रहते हैं कि भैया आप समझो इस चीज़ को, कि पेड़ के महत्व को समझो। ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये जो पृथ्वी आग का गोला बन रही है, इसको आप समझिए। मतलब लोग इतने सुविधा भोगी हो गए कि इनको इन चीज़ों से मतलब नहीं। अब बहुत दुख होता है कि जो हसदेव के जंगल, जो मध्य भारत का फेफड़ा कहा जाता है, और उस जंगल में कोयला निकालने के लिए 8 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, एक पेड़ कटता है तो कैसा महसूस होता है, और ये 8 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। निश्चित तौर पे सरकारें कोई भी हों, जिम्मेदारी बनती है उनकी, और जो आदिवासी वहाँ के समाज के लोग हैं उनकी बात सुननी चाहिए। और हम लोग भी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। पिछले साल भी हम लोग हसदेव गए थे इसका विरोध करने के लिए, है ना, लेकिन हमको जंगल के अंदर जाने नहीं दिया गया। प्रयास इस साल भी हमारा लगातार, जो हमारी समिति है रायगढ़ इकाई, कोरबा इकाई, वो लगातार अपने माध्यमों से रोकने का इसे प्रयास कर रही है। अब देखिए हमको कहाँ तक सफलता मिलती है। कुछ आंकड़े जैसे प्रस्तुत हम करना चाहते हैं। 1700 वर्ग किलोमीटर के एरिया और उसमें हसदेव अरण्य, जहाँ पर उस जंगल की आबादी में लगभग 10,000 कोरवा और गोंड और लोहार और उरांव जाति के लोगों का समावेश है। और उस जगह पे लगभग 82 किस्म की जो पक्षियाँ हैं, 167 किस्म की तितलियाँ हैं और कई किस्म की वनस्पतियाँ हैं, उनका विनाश हो जाएगा। साथ साथ आदिवासियों के घर नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। उसके बाद उस ज़मीन पे एक बुलडोज़र चलेगा और बुलडोज़र चलने के बाद ज़मीन की तराई तक वो बुलडोज़र पहुंचने की कोशिश करेगा और वहां से एक काला सोना। शशि जी, ये है कि एक सभ्यता का विनाश हो जाएगा। जो वहाँ आदिवासी लोग जंगलों में जिस सभ्यता और संस्कृति के साथ जी रहे हैं, उसका विनाश हो जाएगा, वो विलुप्त हो जाएगा। इसका बड़ा अफसोस है। इस विलुप्ति की परवाह किसे है, ये बात अहम है, क्योंकि सरकारें कांग्रेस की भी रही स्टेट में और बीजेपी की भी रही। तो ऐसा था कि बीजेपी की जब सरकार हुआ करती थी तो कांग्रेस कहती थी कि अडानी के प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए जो बीजेपी की सरकार है वो कोई स्टैंड नहीं लेती।
लेकिन जहां अगर पहले की स्टोरी अपन समझें भैया, तो उसमें 2009 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और वन मंत्रालय ने इसे स्टे दिया हुआ था कि यहाँ पर आप इस तरह से काम न करिए क्योंकि पर्यावरण को बहुत बड़ी क्षति पहुँचेगी। 2 साल बाद जयराम रमेश जो केंद्रीय मंत्री होते हैं वो आते हैं और कहते हैं कि हसदेव में इस तरह की माइनिंग की जानी चाहिए। और आज परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि लोगों को जो आंदोलनकारी हैं उनको उठाकर बंद किया जा रहा है और बाकायदा प्रशासनिक टीमें वहाँ पेड़ों को धड़ल्ले से काट रही हैं। देखिए, इस विषय में सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो ठीक है, और जब सरकार भी यहाँ छत्तीसगढ़ में आई उस समय इनको जो ब्लॉक आवंटन किए गए और जिसकी अनुमति दी गई वो भी भूपेश सरकार के समय में दी गई। 25 में जी, भूपेश सरकार के कार्यकाल के दौरान ही दी गई। लेकिन इस सरकार ने जो अनुमति दी, उस अनुमति को दिए जाने के पूर्व इनको ये भी सोचना था कि ये जो पर्यावरण ये कटवा रहे हैं या काट रहे हैं, ठीक है, उसके एवज में दूसरी जगह किस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है, इस बारे में सरकार ने सोचा नहीं है। हम तो ये बोलेंगे कि सरकार जो चल रही है उससे मांग भी करेंगे कि जो कट रहे हैं उसके बदले कहीं ना कहीं उतने ही वृक्ष लगाए जाए, जिससे कि छत्तीसगढ़ का जो जंगलों का प्रदेश है, वो उस प्रदेश की छवि जो बनी हुई है वो पर्यावरण जो संरक्षित करता है वो धूमिल ना हो पाए। लेकिन अचानक आज वृक्ष लगाना और उसके बढ़ने का कई साल इंतजार करना भैया, सोचिए कई पक्षियों का घोंसला होगा, कई वन्य जीवों का वो आसरा होगा, अचानक से उसका हाथी बड़ी मात्रा में ट्रेवल कर रहे हैं, गांव तक घुस रहे हैं। तो ये मैं देखिए शशि जी, जो विकास जरूरी है मैं मानता हूँ, लेकिन अंधाधुंध विकास और उस अंधाधुंध विकास के चलते ये जो प्रकृति का दोहन, आप समझिए कि कितना ऑक्सीजन वो हमको देता है हसदेव का जंगल, उसकी क्या स्थिति परिस्थिति निर्मित होगी आने वाले समय में, इसकी कल्पना करके आप सिहर जाएंगे। आज लोग इलाज के लिए जड़ी बूटियां तो चाहिए उनको, प्योर हवा तो चाहिए उनको, आदिवासियों के बचाव का नारा तो उनको बुलंद करना है नेताओं को, लेकिन ना कोई आदिवासियों की सोच रहा है, ना कोई हर्बल प्रोडक्ट्स की सोच रहा है, ना परिंदों की सोच रहा है, ना जीव जंतुओं को सोच रहा है, ना हरियाली की सोच रहा है, ना किसी चीज़ की सोच। ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, आपको याद होगा कोरोना काल, लोग किस तरह ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, खरीद रहे थे और उसी ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे थे। और हम मानव जो प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन मिला है हम उसी को नष्ट करने पे तुले। बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत ही अफसोसजनक लगता है ये सब सोचकर। जनता में एक समय चेतना, जब आप पढ़े होंगे या आप समझे होंगे उन चीज़ों को, 1975 की बात है जब उत्तर प्रदेश में जब हिमाचल प्रदेश मिला हुआ था, उत्तराखंड मिला हुआ था, तो वहाँ पर एक चिपको आंदोलन हुआ करता था। और चिपको आंदोलन में ऐसे लोगों को अवेयरनेस आई थी कि वो पेड़ से चिपक गए थे और उन्होंने कहा था कि पेड़ अगर काटेंगे तो आप पहले हमें काट दीजिए। इसी प्रकार के ये जो आदिवासी, हालांकि उनको अब बड़ी संख्या से मुट्ठी भर संख्या में प्रशासनिक दबाव के कारण सीमित कर दिया गया, लेकिन आज भी वो आदिवासी अपने जल जंगल ज़मीन को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन सरकारों का ऐसा कौन सा मनोबल है कि सरकारों की ऐसी कौन सी इच्छा है जो आदिवासियों के उत्थान की बात तो कहते हैं, लेकिन आज आदिवासियों के दमन करके उसके ऊपर एक सीढ़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मेरा ये कहना है, दमन तो मैं नहीं मानूंगा। यहाँ पर देखिए, आज जो हमारा भारत है वो विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और विकास के लिए कुछ चीज़ें आवश्यकता है। मैंने पहले ही कहा कि विकास तो आवश्यक है, और विकास क्योंकि अभी तक जो था विकास बड़ी धीमी गति से, आज जो भारत है वो युवा होता हुआ भारत है। यहाँ हमारे युवाओं का प्रतिशत ज़्यादा है और विकास जब जब होगा तो उसका थोड़ा सा नुकसान होगा, लेकिन उस नुकसान को कैसे बराबर किया जाए ये सरकारों को सोचना जरूरी है। सरकार इनको सोचे, उस पर कार्रवाई करे, जरूर इसमें फ़ायदा पहुँचेगा। वन जो काट रहे हैं, वन के बदले वन लगे और एक मॉनिटरिंग के साथ लगे, एक योजनाबद्ध तरीके से लगे, तो निस्संदेह फ़ायदा पहुँचेगा। बस क्या कहना चाहते हैं? टीएस बाबा साहब एक समय कहते थे कि इन जंगलों को अगर काटा गया तो सबसे पहली गोली मैं खाऊंगा। आज आप बता रहे थे टीएस बाबा वहाँ विजिट करने गए थे, तो वहाँ जो स्टेटमेंट आया, क्या आया है? कोर्ट जाने कुछ कह रहे हैं? टीएस बाबा का कल मैं एक अखबार में पढ़ रहा था कि उनका कहना है कि 2012-13 में यूपीए सरकार के समय इसकी अनुमति दी गई थी। अब चूँकि अनुमति मिल चुकी है, इसलिए अब जंगलों को काट पाना, रोक पाना कटने से संभव नहीं है, ऐसा उनका कल एक बयान जारी हुआ था। तो अफसोसजनक तो है कि जब आप सरकार में रहते हैं तो कहते हैं कि अगर पेड़ कटा तो पहला गोली मैं खाऊंगा, और फिर इस तरह की बातें, तो थोड़ा सा समझ में नहीं आता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, आप किसकी तरफ हैं, आप उन आदिवासियों के साथ हैं या किसकी तरफ, ये समझ से परे। अंतिम सवाल है आप दोनों से कि सरकार अभी नया संकल्प पत्र, मोदी जी का संकल्प पत्र, और संकल्प पत्र मतलब मोदी की गारंटी, मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी, जितने हम आयोजन प्रयोजन देख रहे हैं उसमें कार्यकर्ताओं को संबोधित वो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स को स्टैंड करने के लिए। अगर कांग्रेस भी करती थी तो यही करती थी, रायपुर में सम्मेलन होते थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को बुलाया जाता था, यहाँ भी आते हैं, मोदी जी आते हैं, बड़े बड़े नेता बीजेपी के आते हैं, लेकिन इस जैसे टॉपिक पे जो सबसे बड़ा टॉपिक है आज छत्तीसगढ़ का,
उस टॉपिक पे कोई मंच से कोई कुछ बोलना नहीं चाहता। बीजेपी के नेताओं से आज बात कर लो तो कोई जवाब दे ही नहीं। कांग्रेस के नेता अगर उनको कुछ स्टैंड लेना चाहिए, वहाँ विरोध प्रदर्शन या फिर उन आंदोलनकारियों के साथ खड़े होने की स्थिति में दिखना चाहिए, वो भी नहीं। तो राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति खाली अपने विकेंद्रीकरण, खाली अपनी स्थितियों को मजबूत करने में लगी है, ऐसा लगता है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, अभी हमारे छत्तीसगढ़ में नई सरकार का गठन हुआ है और इस सरकार में जो भी पर्यावरण विभाग का मंत्री होगा या जो पर्यावरण विभाग को संभालेगा, निसंदेह मेरे को उम्मीद है कि उसकी पहली प्राथमिकता वनों का संधारण करना, वनों का विकास करना और अत्यधिक मात्रा में वन लगे, इस पर दिशा जरूर होगा। इस पर क्या हो सकता है इसका एक रास्ता अगर अपन सुझा सकते हैं? अगर जैसे भैया कह रहे हैं कि पेड़ों के बराबर पेड़ या उनसे ज़्यादा पेड़ों का प्लांटेशन करना चाहिए, उसके बाद होना तो चाहिए, लेकिन होता कहाँ है? आप देखिए कि अगर सड़क के लिए पेड़ तो काट दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इतने पेड़ काट रहे हैं तो हम इससे 10 गुना पेड़ लगाएंगे। आप अंजोरा मार्ग देखिए, कभी आप गए होंगे जब शिवनाथ नदी से अंजोरा तक पूरा सपाट कर दिया गया, तो ऐसा लगता था कि आप किसी गुफा में चल रहे हैं। इतने सुंदर रास्ता था और सड़क के नाम पे पेड़ काट दिए गए, लगे नहीं। ये अफसोस होता है कि भाई आप बोल रहे हैं तो पेड़ तो लगाओ ना। मैं आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों से निवेदन करूंगा कि आप पेड़ के महत्व को समझिए, आज हल्के में मत लीजिए, आप पेड़ को जीवन का हिस्सा बना लीजिए। आज देखिए ये जनवरी का महीना चल रहा है और अभी आप गर्मी महसूस कर रहे होंगे, तो मौसम जो चक्र बदल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आप जो पेड़ों का विनाश कर रहे हैं, पेड़ की महत्व को हम समझ नहीं रहे, ये उसका कारण है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों से निवेदन करूंगा कि पेड़ों के महत्व को समझिए, पेड़ को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। आप किसी को उपहार में अगर कुछ देना चाहते हैं तो पौधा दीजिए। आप अपने जीवन में कम से कम 10 पौधे लगाइए और 10 पौधों को बड़ा कीजिए, ये आपके जीवन सफल होगा तभी। तो नैतिक जवाबदारी जो हो जाती है वो सिर्फ आम इंसान की हो जाती है, जैसे कि संतोष भाई कह रहे हैं, और एक अच्छा संदेश भी है। और अशोक भैया सरकार को सलाह दे रहे हैं कि पेड़ों को अगर काटें तो वहाँ पर संवर्धन के लिए आपको प्लांटेशन एक एरा को डेवलप करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और हम काफ़ी दूर से इस पीड़ा को, हम भिलाई से हैं, हसदेव में नहीं हैं, और इस पीड़ा को चूँकि देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, वहाँ के जो पत्रकार वहाँ की रिपोर्टिंग करते हैं, वहाँ के जो आदिवासियों की आवाज़ें हम सुन पाते हैं, उन आवाज़ों को सुनने के बाद और सरकार के जो स्टैंड आने या न आने के जो विचार हैं उनको सुनने के बाद जो हमारी एक प्रतिक्रिया हुई कि आज इस बड़े सब्जेक्ट पे बात किया जाना चाहिए। हालांकि हमारी बातों का कितना सरकार पे असर होता है और सरकार कितने रवैये को अपने चेंज करती है, और क्या सिर्फ एक निर्णय अदालत तक ही जाकर ख़त्म हो जाएगा, क्या सिर्फ सरकारें या राजनीतिक दल अपना अपना पल्ला इस बात को लेकर झाड़ लेंगे कि अब तो हमारी सरकार नहीं है, अब तो इनकी सरकार है, अब तो ये दोषी हैं, अब तो वो दोषी हैं, और निर्णय जो है एक अदालत में बैठा हुआ जज कर पाएगा। तो ये बहुत चिंतनीय विषय है, क्योंकि जज से पहले सरकार होती है और सरकार को आप लोग इसलिए चुनते हैं क्योंकि न्यायालय से पहले अगर कोई प्रक्रिया सही रास्ते पर लाई जा सकती है तो वो सरकारों के नेता और मंत्री कर सकते हैं। हालांकि इन विषयों का कितना प्रभाव पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। इस खबर पे जो भी आगे घटनाक्रम होंगे ज़रूर बताएंगे आपको। हमारा चैनल है नेशन फर्स्ट टीवी के, आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में आपके विचार बहुत कीमती होते हैं, उनको रखिएगा, हमारा मनोबल प्रोत्साहन बढ़ता है। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए और वहाँ भी अपने कीमती विचार ज़रूर रखिएगा। हाँ, ये भी कोई राय होगी अगर आपकी कि हसदेव को कैसे बचाया जा सकता है, इन विषयों को खास तौर पर ज़रूर रखिएगा। मेरा नाम है शशिकांत तिवारी, चैनल का नाम है नेशन फर्स्ट टीवी के। बहुत बहुत धन्यवाद।